हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पॉलिटी का 500 एमसीक्यू कर रहे थे। दोस्तों हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो है 25 से 50 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है कि इस वीक के अंत तक आपका पॉलिटी और इकोनॉमी और अकाउंटिंग और लेबर लॉ इसके भी बहुत सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका यूपीएससी के ईपीएफओ के लिए और प्रीलिम्स दोनों के लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 4 है और ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है और इसका फ्री पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दूंगा, ताकि आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है ना, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। ठीक, तो एक तरफ देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से पढ़िए। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बोला विथ रेफरेंस टू राइट्स एंड डिसेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सरकार के अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। बोल रहा है एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट व्हेन ए पर्सन डाइज विदाउट एनी विल और हायर्स हिज और हर प्रॉपर्टी एक्रूज टू द गवर्नमेंट। बोल रहा है एस्टेट के सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो दोस्तों मर जाता है बिना वारिस के, तो उसकी संपत्ति सरकार के पास चली आती है दोस्तों। ठीक, अगला है अकॉर्डिंग टू द लैप्स प्रिंसिपल एनी प्रॉपर्टी फाउंड विदाउट एनी ऑनर विल बी पोजेस्ड बाय द गवर्नमेंट। बोल रहा है व्यपगत सिद्धांत के अनुसार बिना किसी स्वामी के पाई जाने वाली संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। अगला है अंडर बोना वैकेंसिया राइट्स टू प्रॉपर्टी आर टर्मिनेटेड व्हेन देयर इज ए फेलियर टू फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। बोल रहा है बोना वैकेंटिया के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता होने पर संस्कृति का जो संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों कौन सा सही है? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो और अलग अलग टर्म है, देख रहे हैं यहाँ भी अलग टर्म है, यहाँ लैप्स प्रिंसिपल है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट है, मतलब एस्टेट का सिद्धांत, व्यपगत और बोनेसिया। तो आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी क्या करता है, एक स्टेटमेंट को दूसरे के साथ मिला देता है। मतलब हो सकता है कि लैप्स वाला प्रिंसिपल इधर इसके बारे में होगा, ठीक है, और बोना वैकेंसिया यहाँ पे लिख दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ये देगा तो आप समझ लेंगे कि यूपीएससी एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, इस टाइप का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट बोलता है दोस्तों कि, और ये क्वेश्चन ये टफ है क्वेश्चन है ना, तो आप इसको याद कर लीजिए। एस्टेट के सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जितना संपत्ति है दोस्तों सरकार के पास चले जाता है। ये हमारा एकदम सही है। ठीक है, आर्टिकल 296 में इसका उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सही है। उस वक्त क्या किया है, लैप्स प्रिंसिपल को इधर लिख दिया है कि व्यपगत सिद्धांत के अनुसार कि जब उचित प्रक्रिया का हम पालन नहीं करते हैं दोस्तों तो मेरा संपत्ति अधिकार चला जाएगा। और अगर मतलब हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिए और भी कुछ धोखाधड़ी किए हैं प्रॉपर्टी लेने में तो सरकार प्रॉपर्टी ले लेगी। और दूसरा, अगर कोई बिना स्वामी के मर जाता है दोस्तों तो उसको बोना वैकेंटिया बोलते हैं, जो इधर होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, जो सही आंसर दोस्तों केवल 1 ही सही है। पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखने को। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था दोस्तों। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना बनाया उसमें सबसे टफ क्वेश्चन यही था। बाकी क्वेश्चन तो ठीक है, आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जा रहा है, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको। अगला बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन। बोल रहा है परिसीमन आयोग के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। बोल रहा है इट्स ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज एनी कोर्ट। बोला कोई भी न्यायालय में हम लोग इसको आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि परिसीमन आयोग का क्या काम है कि जब भी इलेक्शन होता है, ठीक है, जब भी क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, सेंसस। जब भी हमारा सेंसस होता है, इलेक्शन नहीं, जब भी सेंसस मतलब जनगणना होता है, मतगणना होता है, तब जो है जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का जनरली गठन करता है। और गठन कौन करता है दोस्तों? पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग एक्ट बनाता है। तो अभी तक जो है कितने बार बना है? 4 बार बना है, 52 में, 62 में, 72 में और 2004 में। इतने समय हम लोग का डिलिमिटेशन कमीशन जो है दोस्तों बना है, 52, 62, 72 और 2004 के आसपास। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कितने बार बना है डिलिमिटेशन कमीशन? मात्र 4 बार। ठीक है, तो 52, 62, 72 और 2004 नहीं, 2002, मतलब जब भी सेंसस होता है 10-10 साल में, उसके 1 साल बाद बना है। तो मतलब 51 में हुआ तो 52 में बना, 61 में सेंसस हुआ तो 62 में बना, 71 में हुआ तो 72 में बना, 2001 में हुआ तो 2002 में बना। मतलब अभी तक मात्र 4 बार है डिलिमिटेशन कमीशन जो परिसीमन आयोग बना है दोस्तों। ठीक है, और ये जो भी फैसला देता है उसके फैसला को कहीं भी जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता, एकदम सही है। बोला इसको जो पावर है दोस्तों वो सिविल कोर्ट का पावर है, ये भी सही है। इसको जो है पावर कितना है, सिविल कोर्ट प्रक्रिया के तहत पावर है। अब बोल रहा है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद ये होगा गठन,
तो जनरल इलेक्शन के बाद नहीं होता। इसका क्या काम है पता है कि लोकसभा का जो दायरा होता है, सीट का दायरा, कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना एरिया देंगे, ठीक है, कितना सीट देगा, वो इसका काम होता है। ठीक ठीक है। तो कब होता है? हर सेंसस के बाद, लेकिन अभी तक मात्र 4 बार हुआ है, ना कि आम चुनाव के बाद होता है। ठीक है। तो हमारा जो है तीसरा गलत है दोस्तों, और केवल 1 और 2 सही है। ठीक है। कौन सा सही है पूछा है? तो केवल 1 और 2। ठीक है। चलिए आगे पर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल्स ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। बोल रहा है भारत में जो ई गवर्नेंस का पहल है दोस्तों, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए MCA 21, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का है, जिसमें कंपनियां जो है आराम से जो है बिजनेस कर पाती है, रजिस्ट्रेशन ये सब आराम से कर पाती है। तो ये भी सही है, डिजिटल है। फिर दर्पण पोर्टल भी है दोस्तों, वो भी आपका क्या है? डिजिटल है। ये किसके लिए है? इंडियन पोस्ट के लिए है, भारत का जो डाक है उसके लिए है दोस्तों ये। ठीक है। ठीक है। तो ये दर्पण किसके लिए? पोस्ट ऑफिस के लिए। डिजिटल लॉकर में डिजिटल है ही, तो ई गवर्नेंस तो होगा ही, ये भी सही। और जीवन प्रमाण में भी क्या होता है? हम लोग EPFO में करते हैं कि कोई आदमी अगर को आने का ज़रूरत नहीं है, कि जैसे कि आपको पता है कोई भी बूढ़ा होता है तो उसको हर साल पेंशन के लिए जो दिखाना पड़ता है कि हम जिंदा हैं, तभी पेंशन मिलेगा, है ना। तो ये दिखाने के लिए फलाना आदमी जिंदा है तो उसका पेंशन कंप्लीट मिलता है ना। और वो जब डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को आधा पेंशन मिलता है। ठीक है। तो वो दिखाने के लिए कि हम जितना है, ऑनलाइन तरह से क्या होता है, पहले उसको ऑफिस आना पड़ता था, जिसके कारण उसको दिक्कत होता है। अब क्या है, घर बैठे बैठे ही मोबाइल के थ्रू जो है अपना प्रूफ दे सकता है, फोटो खींच के या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, कि हम जिंदा हैं। ठीक है। उसी को जीवन प्रमाण बोलते हैं। ये भी ई गवर्नेंस का है, घर बैठे बैठे मोबाइल से आप यूज़ कर लीजिए। तो चारों जो करेक्ट आंसर क्या है जो ई गवर्नेंस है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों। With reference to immunity provided to the ministers and judicial officers against the lawsuit, consider the following statements। बोल रहा है मुकदमों के खिलाफ मंत्रियों और न्यायिक अधिकारियों को प्रदान की गई प्रतिरक्षा के बारे में हमें विचार करना है। बोल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स टू द मिनिस्टर फॉर द पर्सनल एक्ट। बोल रहा है भारत का संविधान मंत्रियों को उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दीवानी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या प्रोटेक्शन किसमें? आर्टिकल 105 में और 194 में, लेकिन वो पर्सनल एक्ट नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत कार्यों में नहीं, जो आपका ऑफिसर वाला काम है, जो मतलब MLA का क्या काम है, अगर ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ कर रहा है तो ये नहीं कि भैया के घर में जाके कुछ पर्सनल एक्ट कर रहा है उसमें बोलेगा इम्यूनिटी, नहीं, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है। पब्लिक एक्ट में मिला है। ठीक। तो पहला हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा चला गया। ठीक है। आप ऑप्शन को हटा दीजिए क्योंकि हमें पूछा है सही, तो एक तो सही नहीं है, तो A और C चला गया। अब अगला बोल रहा है द एक्ट डन बाय द जुडिशियल ऑफिसर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी कैन ओनली बी क्वेश्चन इन सिविल कोर्ट्स। देखिए दोस्तों, कोई भी न्यायिक अधिकारी अगर कोई आधिकारिक काम को कर रहा है तो उसको दीवानी अदालत में उसका कार्य का हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ एक ही समय क्वेश्चन होगा जब उसको हटाएंगे तब, वो भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज को हटाते हैं तब। ठीक है। मतलब अगर वो पब्लिक एक्ट अगर सरकारी को काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो ये हमारा गलत होगा। क्यों बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत हो गया, तो 2 भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आंसर सही होगा दोस्तों? D, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। पूरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी के संबंध में हम लोग को विचार करना है। बोल रहा है इट इज यूज टू इम्बेड नेगेटिव आयन्स इन पर्सनल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन यूज। तो जो भी मानव अपना उपयोग के लिए जो व्यक्तिगत उत्पाद है दोस्तों, उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ऐसा बोल रहा है। देखिए ये फ्यूचर का टेक्नोलॉजी है। ठीक है। फ्यूचर मतलब भविष्य का टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है, तो इसका ज़्यादा चांस है कि फ्यूचर में जो बहुत सारे ये काम कर पाएगा। तो सही बोल रहा है कि भैया हाँ, इसको मानव यूज के लिए कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सही बात। और माना जाता है नेगेटिव आयन से बिलीव टू प्रोड्यूस बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट इंक्रीज लेवल ऑफ मूड एमंग ह्यूमंस। बोल रहा है ये जो जैव आयनक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं दोस्तों, जो मनुष्य के बीच मूड मनोभाव के स्तर को बढ़ाते हैं। सही बात है। आयन है, आयन निकलेगा उस प्रोडक्ट से, उस चीज़ से, टेक्नोलॉजी से, तो शरीर पे भी क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे भी हम लोग का, क्योंकि शरीर में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम लोग का बॉडी भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है ना, उसमें भी तो हमारे बॉडी में भी आयरन है, उसमें भी जो है मतलब फ्लो होता है कि नहीं। हमारा आपको पता है ना, हमारा बॉडी कंडक्टर है, तभी हमको कुछ छूते हैं तो हमको कैसे करंट लगता है, फिर पृथ्वी में चला जाता है। मतलब हमारा बॉडी भी आयन है कहीं ना कहीं, है ना, ब्लड ये सब, तो ये चेंज होता है। सही बात है। ठीक। अगला है द प्रोडक्ट्स यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी कैन ऑब्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड देयरफॉर कंटिन्यूअसली एमिट आयनाइजिंग रेडिएशन। बोल रहा है ये तकनीक का प्रयोग करते हैं अगर हम, तो रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं,
हो सकते हैं दोस्तों कि आयन है, आयन में हो सकता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, और शरीर पर लगातार जो है प्रभाव डालता है विकिरण के थ्रू। ये भी है, ये जो हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। ये बोल रहा है इज यूज टू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों अच्छा चीज़ है, तो ये क्या होगा डी, ठीक है। मतलब फ्यूचर का टेक्नोलॉजी का ज़्यादा चांसेस होता है ऑल ऑफ द एबव सही होने का, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 80 तक हो गया, अब 81 देखते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करते जाएंगे समझाते हुए आपको। 500 क्वेश्चन करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतना धांसू हो जाएगा ना, धाकड़ सर क्या बताएं हम आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों 81, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। बोल रहा है भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्य निकाय है, सही बात है। इलेक्शन कमीशन कितना अभी प्रेजेंट में कितना है, 3 है, 5 नहीं है दोस्तों। शुरू में 1 था, फिर हम लोग जब 1989 में हम लोग इसको चेंज कर दिए, क्योंकि उस समय क्या होता है इलेक्शन हम लोग को ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स जो मतदाताओं का संख्या था वो बढ़ गया था दोस्तों। तो 5 मेंबर नहीं है, कितने मेंबर हैं, 3। पहले कितना था 1, फिर बढ़ा के 3 कर दिया, ठीक है। तो पहला गलत है, तो ये हमारा चला गया पहला ऑप्शन। अब चेक करते दूसरा, बोला यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। बोला केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब बताइए, बोल रहा है कि चुनाव जो आम चुनाव को निर्धारित करता है गृह मंत्रालय, तो चुनाव आयोग क्या झांक मारने के लिए बैठा है क्या? जब नाम ही है चुनाव, तो चुनाव का यही ना डिसाइड करेगा, गृह मंत्रालय क्यों करेगा? गृह मंत्रालय तो फिर भाई अपने हिसाब से केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे करेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? सरकार बोलते रहता है कि यार इलेक्शन थोड़ा डिले कर दो, थोड़ा ये, वैसे तो सरकार कभी इलेक्शन नहीं करवाएगा, है ना, अगर होम मिनिस्टर के अंडर में होगा तो। बात समझ में आ रहा है ना? ये हमारा गलत है। दूसरा गलत है, ये और ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली चला गया, क्योंकि दोनों में 2 था। सही क्या बचा? 3, यानी इसका मतलब तीसरा जो है सही है दोस्तों, क्योंकि हमें पूछा है सही। और इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट्स और मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। बोल रहा है कोई भी चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में अगर लड़ाई होता है तो उसका जो भी मैटर होता है वही डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। वैसे भी देखिए, है कि नहीं, बस में आ रहा है। तो हमारा जो है दूसरा गलत था, हम लोग काट दिए थे इसको, ये हमारा सही है, ठीक है। कौन सा सही है दोस्तों? केवल 3, डी वाला। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही मिले आप इसको गोला कर दो, यार क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, आप इसको ऐसे गोला कर दो कि हमें सही वाला पता करना है। फिर आप क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। बोल रहा है दल बदल कानून के बारे में हमें विचार करना है दोस्तों। बोल रहा है पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय ए मेंबर ऑफ द हाउस टू डिस्क्वालीफाई अनदर मेंबर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। बोल रहा दल बदल के आधार पर सदन के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदन के को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दी जा सकती है दोस्तों। तो ये सही भी बात है। अगर कोई आदमी सोच रहा है कि यार फलाना जो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, अयोग्य होना चाहिए, तो भाई स्पीकर को बोल सकता है कि हाँ इसको डिस्क्वालीफाई करो। तो ये सही है, लॉजिक भी बोल रहा है सही है, ठीक। अगला देखिए, द डिसीजन टेकन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बोल रहा है कि जो भी पीठासीन अधिकारी दल बदल कानून पे के बारे में जो भी उससे उत्पन्न अयोग्यता के बारे में डिसीजन दे दिया, फैसला दे दिया, निर्णय दे दिया, तो उसको न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो सकती दोस्तों। ये पहले सही था, लेकिन एक केस हुआ था कि हो तो होलोहन केस, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ था? कि हो तो होलोहन केस, ठीक है, 1993 में ये बोला गया था कि नहीं, स्पीकर कोई भी फैसला देगा तो वो जो है एक ट्राइब्यूनल का काम करता है, मतलब प्राधिकरण का काम करता है। और जिस तरह से प्राधिकरण का फैसला जो है हम लोग चुनौती दे सकते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उस तरह से स्पीकर का भी फैसला को चुनौती दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब स्पीकर सर्वा नहीं है, ठीक है, सबका बाप है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, वही सब देख करता है। तो स्पीकर कुछ भी बोल देगा और उसका नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। शायद किसी में, जैसे कि हम लोगों ने परिसीमन आयोग देखा था, उसमें नहीं हो सकता है, वो जो भी फैसला दे दिया। लेकिन स्पीकर को अगर फैसला देता है अयोग्यता के समय में, तो उसके फैसले को चुनौती दिया जा सकता है, ऐसा बोला था कि हो तो होलन में। मतलब दूसरा गलत है। जैसे ही दूसरा गलत है, मेरा ये ऑप्शन तीनों चला गया, क्योंकि हमें पूछा था सही। तो दूसरा भी इसमें भी है, इसमें भी, मतलब ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो डायरेक्ट मिल गया दोस्तों, सी। तीसरा क्या बोल रहा है? मतलब तीसरा भी सही है। द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई टाइम पीरियड फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर। बोल रहा है सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए, मान लो कोई मैटर चला गया अयोग्यता को लेके पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे, तो उसके लिए पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही समय में आपको निर्णय देना पड़ेगा, वो उस पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। यही जो है डिस्प्यूट का, विवाद का कारण बनता है, ठीक है। हम ये मेंस में हम लोग लिखते हैं कि टाइम लिमिट होना चाहिए, बाकी बहुत सारे कमेटी ऐसा बोले हैं, लेकिन टाइम लिमिट प्रेजेंट में नहीं है, ठीक। तो ये हमारा सही है। वैसे भी देखिए दूसरा अगर आप काटे थे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया था, सी दोस्तों, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा, अब देखो सही करना है या उसको या करेक्ट करना है, फिर आप आंसर पढ़ो, फिर एलिमिनेट करो। समझ में आ रहा है? चलिए
इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करते करते आपको मैं मास्टर बना दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेज ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, ठीक है। कौन सा फ़ायदा होगा, ठीक है। देखो कि इसमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट सही वाला चीज़ हमको प्राप्त करना है, ठीक। कूट का सही प्रयोग। तो बोल रहा है नेशनल पार्टी और राष्ट्र पार्टी, मतलब नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और राज्य की पार्टी, है ना, उसके बारे में हम लोग राज्य दल। तो आप मैंने तो एक आप ट्रिक याद कर लो, 6 4 4 2 3 4, बोलो फिर से, 6 4 4 2 3 4, 6 4 4 2 3 4। मतलब कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी मिलेगा जब उसको 6% क्या मिले, ठीक है दोस्तों। जब कोई भी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा तभी मिलेगा जब उसको 6% वोट मिले 4 से अधिक राज्यों में। जब लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, अगर कोई पार्टी को 4 राज्यों से, ठीक है, 4 या 4 से अधिक राज्यों से 6% वोट मिल जाए, सीट नहीं वोट, ठीक है, और 4 सीट मिल जाए, ठीक है। तो ये 6 4 4 का मतलब क्या हुआ, 6% वोट मिले, 4 से अधिक राज्यों से मिले, 4 या 4 से अधिक राज्य, और प्लस 4 सीट भी मिले, तब उसको नेशनल पार्टी का दर्जा, राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो पहला कंडीशन ये है। ये पूरा नहीं है तो दूसरा देखते हैं। अगर कोई पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है, 3 राज्यों से, कितने राज्यों से, 3 राज्यों से अगर 2% क्या मिले, सीट मिले, तो 2% सीट मिले 3 राज्यों से लोकसभा इलेक्शन में, तो भी वो राष्ट्र पार्टी कहलाएगा। मतलब पहला कंडीशन क्या था, 6% वोट, 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक राज्यों और 4 सीट, ठीक है। दूसरा कंडीशन 2% सीट, यहाँ पे वोट नहीं है, 2% सीट, 3 या 3 से अधिक राज्यों से, तब उसको मिल सकता है। तो या तो पहला कंडीशन फुलफिल करे या दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन फुलफिल कर, तीनों में से एक करेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। चौथा कंडीशन है 4 का मतलब अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में नेशनल पार्टी है तो वो भी कहलाएगी। जैसे अभी बनी है हाल ही फिलहाल में क्या, केजरीवाल की पार्टी, वो लगभग जो है 4 जगह पे है आपका, है ना, कहीं कहीं है ना वो राष्ट्र। कोई अगर स्टेट पार्टी है 4 राज्यों में कोई, तो उसको नेशनल पार्टी, जैसे दिल्ली में है वो राष्ट्र, दिल्ली में पार्टी बन गई, पंजाब में बन गई, इसी तरह साथ गोवा में भी कहीं कहीं है। तो कहीं कहीं जहाँ भी वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा 4 राज्यों में, तो वो नेशनल पार्टी मिल सकती है। तो 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई फुलफिल होना चाहिए। 6% वोट, 4 से 4 अधिक राज्य और 4 सीट। दूसरा कंडीशन है 2% सीट 3 राज्य से और 4 राज्यों में या तो स्टेट पार्टी, तब उसको नेशनल पार्टी मिलेगा। तो जहाँ जहाँ वो कंडीशन हो आप मार लीजिए। बोल रहा है कि अगर नेशनल और स्टेट पार्टी अगर कोई बनता है तो उसको क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला है, तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये वाला आगे भी क्वेश्चन रिपीट किया है नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी में। पहला है द कैंडिडेट ऑफ दिस पार्टी आर रिक्वायर ओनली 1 प्रपोजर टू फाइल इलेक्शन नॉमिनेशन। बोल रहा है कि अगर कोई राष्ट्र पार्टी या राज्य दल बनता है तो इन पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। मतलब फलाना आदमी बोलेगा ठीक है ये आदमी को हम खड़ा होने के हम मतलब परमिशन देते हैं या हम उसके साथ हैं प्रपोज करते हैं इसका नाम, तो वो खड़ा हो सकता है दोस्तों। तो ये हमारा सही है। फिर अगला था पार्टी आर प्रोवाइडेड विद स्पेस बाय द गवर्नमेंट फॉर कैंपेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रैली। मोरा पार्टियों को चुनाव प्रचार और रैली आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा जगह प्रदान उपलब्ध किया जाता है। नहीं दोस्तों, जगह वगैरह नहीं देता है, ठीक है। जो भी पार्टी नेशनल स्टेट पार्टी है उसको खुद से अपना जगह होगा रैली के लिए अरेंज करना पड़ता है। सरकार ये देता है, फिर रेडियो और टेलीविज़न पे तुम्हारा जो है प्रचार वचार करने के लिए थोड़ा जो है टाइम दे देता है कि तुम्हारा एडवर्टीजमेंट आएगा, ठीक है। तो दूसरा मेरा गलत है दोस्तों। तो जैसे ही दूसरा गलत हुआ आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया और पहला सही है, तो हमारा ये सी और बी और डी में से चेक करना है। और देखिए बी और डी में अगर चेक करेंगे तो 1-1 दोनों में है और 4-4 दोनों में, मतलब चौथा भी हमारा सही है दोस्तों। तो चौथा भी सही होगा। पढ़िए अब क्या बोल रहा है, द पार्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ लैंड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश देयर पार्टी ऑफिस। बोल रहा है पार्टी कार्यालय बनाने के लिए उसको ज़मीन चाहिए, देना पड़ेगा। तो ठीक है, ये चौथा है भी कथन सही है। ज़मीन देती है लेकिन रैली के लिए नहीं देती है। फिर है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इलेक्शन सिंबल्स टू बोथ ऑफ दिस पार्टी, बोथ मतलब नेशनल और स्टेट पार्टी, फॉर देयर एक्सक्लूसिव नेशन वाइड यूज। बोल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको चुनाव चिन्ह देता है और वो पूरे भारत में यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेशनल पार्टी राष्ट्र पार्टी को जो भी चुनाव चिन्ह देगा उसको पूरा भारत में यूज कर सकते हैं। जैसे बीजेपी को जो भी कमल छाप है वो पूरा भारत में कोई भी इलेक्शन होगा तो कर सकता है, लेकिन राष्ट्र की पार्टी को थोड़ी पूरे भारत में होगा। जैसे राष्ट्र की पार्टी मान लो कोई है जनता दल यूनाइटेड, मान लो जेडीयू,
जेडीयू बिहार की पार्टी है, मान के बोल रहे हैं, तो वो क्या अपना चुनाव चिन्ह कहीं दूसरी जगह यूज कर सकता है क्या? और भी इलेक्शन में नहीं कर सकता। वो वहीं चुनाव चिन्ह अपना यूज कर पाएगा जहाँ पे वो उसको राज्य का दल का मतलब क्या मिला है, पहचान मिला है। बात समझ में आ रहा है? तो राष्ट्र पार्टी यूज कर सकता है, लेकिन राज्य दल वहीं पे यूज कर सकता है जिस राज्य में वो राज्य का दल का मान्यता प्राप्त है। तो हमारा दूसरा और तीसरा गलत हुआ। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 1 और 4। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा 1 और 4, क्योंकि 2 और 3 क्या होगा, गलत है। मैंने बता दिया आपको क्यों गलत है। ठीक, आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं दोस्तों, देखिए पढ़िए। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सोशल ऑडिट इन इंडिया। भारत में सोशल ऑडिट के बारे में बताना है। सोशल ऑडिट समझते हो, कोई भी योजना लागू होने के बाद वो कितना प्रभाव पड़ा, उस पर कितना जो है खर्चा हुआ था, कितना उसका किसको किसको लाभ मिला, ठीक है, पैसा सही से खर्च हुआ कि नहीं। तो जब ऑडिट करता है उसको समाज के लोगों के द्वारा ही ऑडिट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि हर योजना का लाभ जो है पहुंचा कि नहीं, तो उसके बाद योजना में बढ़िया से पैसा खर्च किया गया था नहीं, उसके बाद जो जो बोला गया था बनाया गया कि नहीं, उसको सोशल ऑडिट बोलते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में हम लोग का कथन है। और इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन 1952 टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोल रहा है भारत में इसको 1952 में लाया गया था। क्यों? सामाजिक विकास कार्यक्रम को प्रभावशीलता को देखने के लिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों सोशल ऑडिट है ना, क्या शुरू में ही ले आया गया होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू के जो नेता वेता थे दोस्तों बहुत ईमानदार थे। ये देश जस्ट आज़ाद हुआ है, तो उस समय जो है आपको उतना देख रेख नहीं करना पड़ता था कि यार सही से बना है या नहीं बना है। उस समय लगभग जो है अच्छे से बनता था। क्यों? क्योंकि उस समय अभी देश आज़ाद हुआ था और उसमें जितने भी नेता दोस्तों उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। ठीक, और प्लस ब्यूरोक्रेट भी थे, वो भी लोग भी अच्छे अच्छे थे, है ना, ऐसा नहीं कि अभी ख़राब है। लेकिन पहले के कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ा है। क्यों? कैसे पता चलता है? आप देखिए भ्रष्टाचार निरोध सूचकांक देखिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना, काला धन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि करप्शन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। तो हमारा पहला जो है गलत है, क्योंकि 1952 में ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, गैस हम लोग लगा सकते हैं। अभी ना गैस के तो आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। गैस ऐसे नहीं, ब्लाइंड गैस ऐसे नहीं, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऐसा करके नहीं मारना है, सोच समझ के मारना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो पहला गलत है। अब देखिए हमें सही पूछा था, तीसरा दोनों में है, मतलब तीसरा ऑटोमेटिकली हमारा सही होगा। क्या है तीसरा? पढ़िए। बोल रहा है देयर इज ए प्रोविजन फॉर मैंडेटरी सोशल ऑडिट बाय ग्राम सभा इन द मनरेगा एक्ट 2005। बोल रहा मनरेगा स्कीम में ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। एकदम सही बात है। मनरेगा में लिखा गया है कि कोई भी मनरेगा के अंदर चीज़ बनेगा तो उसका जो है समाज से उसको अंकेक्षण ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा। ठीक, बोला सोशल ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट मैंडेटरी अंडर कंपनी एक्ट। बोला कंपनी एक्ट में ये मैंडेटरी नहीं है सोशल ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम सही है। कंपनी एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सोशल ऑडिट जो है दोस्तों क्या है, मैंडेटरी है। नहीं तो कंपनी एक्ट में जो भी CSR होता है, CSR मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना, कोई भी कंपनी होता है समाज से बहुत सारा संसाधन यूज करता है, पानी है, लकड़ी है, ईंधन है, सब यूज करता है। तो समाज पे कोई वो बदले में कुछ देना चाहिए। तो कंपनी एक्ट में ही लिखा गया था कि उसको CSR करेगा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब समाज के प्रति जो है कॉर्पोरेट का दायित्व है। तो उसके तहत वो बहुत सारा स्कूल कॉलेज और फिर रोड बनाता है, चापाकल बनाता है, बैठने के लिए जगह बनाता है, लोगों को कपड़ा वपड़ा बांटता है। तो वो सही से बांट रहा है कि नहीं, उसका ऑडिटिंग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। वही बोला नॉट मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी नहीं है, अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो कौन सा सही है दोस्तों? 2 और 3 दोनों। ठीक है, आंसर होगा बी, 2 और 3 दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 85 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू उद्यम सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए पंजीकरण के लिए उद्यम प्रणाली है। तो बोल रहा है उसके बारे में हम लोग का कथन है दोस्तों। बोल रहा है इट वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। मैंने क्या बताया था दोस्तों, जब इस टाइप का है कि इसको ये किसकी पहल है, ये इसके द्वारा किया गया था, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो गलत होने का। अगर आपको पता है सही है तब सही मारिए, नहीं तो ज़्यादातर चांस है गलत होने का। और वैसे भी देखिए उद्यम किसके लिए है? MSME के लिए। तो MSME मिनिस्ट्री करेगी ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या झक मारने आएगी वहाँ पर। ठीक है, मतलब अब हमें चेक करना है कौन सा सही है। तो 1 तो गया, क्यों B और D गया, क्योंकि इसमें 1 है। अब इसमें देखिए 2 है दोनों में, तो मतलब 2 मेरा ऑटोमेटिकली सही हो गया। क्या बोल रहा है? द रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल इज नेसेसरी फॉर MSME टू गेट बेनिफिट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण में पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स में है ना, मुरनाल सर का, जरूर देखिए, आपका प्लेलिस्ट बना है। तो बोल रहा है कि उसमें अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग चाहिए MSME को, मतलब ऋण चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में, तो उसको इस पोर्टल पे, उद्यम पोर्टल पे MSME को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक,
तो हमारा दूसरा ऑटोमेटिकली सही है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सही पता चल रहा है बी और डी से, क्योंकि बी और डी में दोनों में जो है, सॉरी ए और सी में दोनों में हमारा 2 ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। अब चेक 3 को चेक करना है। बोला था इंटरप्राइजेज शुड गेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेज। बोला एक उद्यम को अपने निर्माण और सेवा गतिविधियों के लिए अलग पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कन्वर्जेंस पे ध्यान दे रहा है, मतलब बहुत सारा चीज़ को मर्ज कर रहा है, मिला रहा है ना। तो अलग अलग चीज़ मत करो, एक ही चीज़ करो। तो कोई इंटरप्राइज है वो सर्विस करना चाहता है सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण में करना चाहता है, उसको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा। तो हमारा जो है तीसरा गलत है, तो ये गलत हो गया। आंसर हो गया केवल 2, ठीक है, ए केवल 2 ओनली, 2 ओनली, क्या सिर्फ 2, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 2, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों लॉजिक से सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ के करेंगे, एलिमिनेट करके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और डूएबल है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ, हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बाई इलेक्शन इंडिया। बोल रहा है भारत में उपचुनाव के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है, ठीक है। उपचुनाव समझते हैं दोस्तों, जब भी कोई आदमी है, ठीक है, वो किसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में अभी सांसद है या विधायक है, उसको अगर डेथ हो जाता है 5 साल से पहले, ठीक है, 5 साल से पहले डेथ हो जाता है, लेकिन जब भी डेथ होगा तो उसके 1 साल के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, मतलब कोई आदमी अगर 5 साल के लिए चुन के आया तो 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, लेकिन अगर वो 4 साल के पहले ही मर जाता है, 4 साल के बाद नहीं, 4 साल के पहले मर जाता है, मतलब अभी भी इलेक्शन होने में 1 साल रहेगा, तब उस जगह पे दोबारा से इलेक्शन होता है और नया एमएलए एमपी चुन के आता है, उसको हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, बाई इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट बी हेल्ड विद इन 3 months ऑफ ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी। दोस्तों जब भी कोई आदमी अपने एरिया से मर जाता है, एमएलए एमपी, ठीक है, तो उसमें इलेक्शन करवाना होता है कब, उसके मृत्यु के 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, 3 महीने के अंदर नहीं है, 6 महीने के अंदर है, ठीक है। अगला है, तो मतलब पहला गलत हो गया, हमें करेक्ट पूछा है, ठीक, तो मतलब सही पूछा है तो ए और सी चला गया, क्योंकि एक नहीं होगा। बोल रहा बाई इलेक्शन मे नॉट बी हेल्ड इफ़ द रिमाइंडर ऑफ द टर्म्स ऑफ द मेंबर हुज वैकेंसी इज टू बी फिल्ड इन लेस देन 1 year। बोल रहा है बाई इलेक्शन नहीं हो सकता है, नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है, जब 1 साल के अंदर इलेक्शन होने का रहेगा अगला वाला। सही बात है, मैंने अभी बताया आपको, अगर 4 साल के वो अंदर ही मर जाता है तब तो करवाना पड़ेगा, लेकिन 4 साल के बाद मरता है तो जो है करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हमारा जो है ये सही है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा बताइए, आंसर होगा बी, ठीक है। बात समझ में कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन 87। और विथ रेफरेंस टू द सर्विस कंडीशंस ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा भारत में सिविल सेवकों की सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा मेंबर ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बोल रहा सिविल सर्विस का जो भी अधिकारी होता है राज्य का, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है दोस्तों। ये गलत है, सिविल सर्विस होगा राज्य वाला तो उसको हटाता भले राष्ट्रपति के जैसा है ना, जिस तरह राष्ट्रपति की सलाह पे उसको हटाया जा सकता है, ऐसे इस टाइप का, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत किसके पद तक रहता है, राष्ट्रपति के नहीं, राज्यपाल के। तो ये हमारा गलत है। जैसे पहला गलत हुआ, हमें करेक्ट पूछा है, तो ये मेरा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन चला गया दोस्तों, ठीक है। तो मेरा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है ख़त्म हो गया। अब हमें चेक करना है सेकेंड वाला। बोला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कंपेंसेशन टू द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस इफ ए पोस्ट इज एबोलिश्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड पीरियड। बोल रहा है संविधान लोक सेवा के सदस्यों को मुआवजे का प्रावधान करता है यदि पद सहमत अवधि के समाप्ति से पहले समाप्त किया जाता है। मतलब कोई आदमी अगर मान लीजिए बोला गया है कि उसको यार अभी रिक्रूट हुआ और 2050 तक वो रहेगा, तो अगर उसको 2050 तक उसके पद को ही ख़त्म कर देते हैं, मतलब आईएएस था और आईएएस के पद का ही हटा दिया और उस आदमी को हटा दिया, तब संविधान में यह प्रावधान है कि भैया उसको कंपेंसेशन मिलेगा, उसको मुआवजा मिलेगा, ठीक है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। समझ में आया? तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल बी। समझ में आ रहा है? चलिए, ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 310 के आसपास लिखा है, ठीक है, कि अगर उसका पद ख़त्म हो जाता है या उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है, ठीक है, तब उसको देना पड़ेगा मुआवजा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 88। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर्स इन ए पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शन इंडिया। बोल रहा भारत में संसदीय और विधानसभा चुनाव में जब इलेक्शन होता है दोस्तों, तो कौन पर्यवेक्षक होता है? बोल रहा एक्सपेंडिचर पर्यवेक्षक, सही बात है, एक्सपेंडिचर को देखता होगा। पोस्ट पोल ऑब्जर्वर,
मतलब पोल मतलब क्या होता है, चुनाव। चुनाव के बाद अगर कुछ हो रहा है, सही सही से हो रहा है कि नहीं, पार्टी किसी को धमकी तो नहीं दे रहा है, मारपीट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छा से काउंटिंग हो रहा है कि नहीं, है ना, वोट का वो सब देखता है ये ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑब्जर्वर ये भी है, ठीक है। अवेयरनेस ऑब्जर्वर अवेयरनेस जनरेट करता है कि अब भैया आज इलेक्शन है हमारा, फिर इलेक्शन अच्छे से दो, वोट तुम लोग बढ़िया से करो, ये भी होगा। फीडबैक प्रतिक्रिया पर्यवेक्षक कोई नहीं है दोस्तों कि वो प्रतिक्रिया ले रहा है पब्लिक का, बताइए आपको कैसा लग रहा है, तो ये तो मीडिया का काम है, इसका थोड़ी ना काम है यार, तो ये थोड़ी होगा। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो 1 2 3, 1 2 का 3 है ना, तो क्या होगा 88 का ए, ठीक है। 1 2 का 4 था ना वो मूवी, ठीक है, तो 88 का क्या होगा दोस्तों, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 1 2 का आगे देखते हैं दोस्तों। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग को विचार करना। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पार्लियामेंट के आपको जो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़ाया है, उसका प्लेलिस्ट भी बनाए, जरूर देखें, ठीक है। बोल रहा है ए बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 368 हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। बोल रहा है अगर 368 के अंदर हम लोग कोई प्रावधान में चेंज करते हैं तो कम से कम राज्य आधे से राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि 368 के अंदर कोई बिल ला रहे हैं, मतलब देखिए बोल रहा है कि अगर 368 को ही आप चेंज कर रहे हो, 368 में क्या लिखा हुआ है कि संविधान को चेंज करने का प्रोसेस की स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत से चेंज करते हैं। लेकिन मान लो आप 368 को ही चेंज कर रहे हो, आप उस प्रोसेस को ही चेंज कर रहे हो, तब आपको स्पेशल मेजोरिटी से तो पास करना ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ जितने भी विधानसभा हैं उसके आधे विधानसभा से आपको सिंपल साधारण बहुमत से पास करना पड़ेगा। ये एकदम सही है, ठीक है। हमें पूछा है कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा करेक्ट है ना, तो मतलब पहला सही है, मतलब हमारा ए ये वाला ऑप्शन चला गया क्योंकि इसमें पहला नहीं था, ठीक है, तो एक चला गया। अब देखते हैं बोल रहा द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द इंडियन पार्लियामेंट ओनली। बोल रहा भारत में अगर संविधान शुरू करना है सकती है तो भारत संसद के पास, एकदम सही बात है। राज्य को तो पावर ही नहीं है को संसद को संविधान को चेंज करने का, है ना, तो हमारा ये सही है दोस्तों, मतलब दूसरा सही है, दूसरा सही है, तो हमारा जो है ये ऑप्शन चला गया क्योंकि इसमें दूसरा था ही नहीं। अब हमको चेक करना है 1 2 1 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, ये वाले ये ऑप्शन में, ठीक है, मतलब तीसरा भी हमारा ऑटोमेटिकली सही है। क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए ज्वाइंट सिटिंग फॉर द डेडलॉक ओवर द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बोल रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक में अगर दोस्तों क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, मतलब लोकसभा कुछ बोला राज्यसभा कुछ बोला, दोनों सहमत नहीं एक दूसरे से, तो उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, एकदम सही बात है। क्योंकि संविधान तभी अच्छे से पास हो माना जाएगा जब दोनों हाउस मतलब खुशी खुशी इसको पास करता है, दोनों में गतिरोध नहीं हो, है ना, क्योंकि संविधान सबका है, संविधान ना तो लोकसभा के बाप का है ना तो राज्यसभा के बाप का है, दोनों के बाप का है ना, तो दोनों जब पास करेगा तो बिना गतिरोध का तभी उसको पास माना जाएगा। इसमें कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकता, संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा सही है, तीसरा सही है। अगला देखते हैं। According to the Constitution, if a state once approve a constitutional amendment bill, it cannot withdraw its approval to such a bill। बोल रहा है अगर राज्य, ठीक है, एक बार पास कर देता है, ठीक है, तो वो जो है अपना कि मंजूरी वापस ले ही नहीं सकता दोस्तों, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि वापस जो है ले ही नहीं ले सकता है। एक बार सरकार राज्य दे दिया तो उसका फिर उसका घंटा पावर कुछ नहीं है, ठीक है, तो विड्रॉ भी कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत है दोस्तों, ठीक। आंसर क्या होगा, कौन सा है, 1 2 3, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। पूरा प्रोजेक्ट बीकन प्रोजेक्ट विजयक ऑफेन सीन इन द न्यूज, ठीक है, तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये रोड जो बनाते हैं दोस्तों हिली एरिया में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम विक्किम में, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट विजयक, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट दंतक भी एक प्रोजेक्ट है, दंतक, जिसके तहत रोड बनाते हैं हम लोग बॉर्डर एरिया में। इसके अलावा प्रोजेक्ट संपर्क भी है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट संपर्क हो, दंतक हो, बीकन हो, विजयक हो, वो क्या है, रोड बनाना है हम लोग को, कहाँ पे, हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 91। तो 90 का आंसर क्या होगा, क्रिटिकल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और रख रखाव, ठीक है। अगला 9 शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। दोस्तों इसको भी मैंने किया है, उन्होंने बताया था 9 शेड्यूल कब ऐड किए थे, पहले के लेक्चर हम लोग डिस्कस किए 1951 में, ठीक है, संविधान में ऐड किए थे। उसमें कौन थे दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू हमको लगता है कि
63-64 तक शायद दोस्तों मेरे हिसाब से रहे हैं, ठीक है, 63-64 तक वो रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, 3 बार रहे हैं ना। तो ए और मेरा ए होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1951 में लाया गया था 9 शेड्यूल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार के बारे में हमारा प्रश्न है। बोला इन इंडिया द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट इन सेंटर वाज फाउंड बाय जनता पार्टी इन 1977। बोला 1977 में जनता पार्टी के समय जो है बनी थी दोस्तों, ठीक है, सही बात है। जनता पार्टी के पहले क्या था, कांग्रेस की पार्टी, तो उसी का पूरा बहुमत था, है ना। तो 1978 में इमरजेंसी के समय पहली थी बनी थी जनता पार्टी की सरकार। और वो कैसे सरकार, पहली गठबंधन सरकार थी। तो पहला सही है। हमें पूछा कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, तो मतलब हमारा ये और ये ऑप्शन चला गया, ये और ये बचा, ठीक है। अब तीसरा चेक करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा जो है मेरा गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि बी और डी में हम लोग को एलिमिनेट करने के बाद बचा, क्योंकि देखिए पहला नहीं है, पहला सही है, पहला सही है, तो ये और ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि इन दोनों में पहला नहीं था। अब मतलब दूसरा, अभी हमको इसमें सब चेक करना है, इसमें दूसरा है नहीं, इसका मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, बोला टू बी कॉल्ड एज ए कोलिशन इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पॉलिटिकल पार्टी। बोल रहा है गठबंधन बनाने के लिए कम से कम 3 पार्टी चाहिए। ऐसा है क्या दोस्तों, गठबंधन 2 पार्टी से ही बनता है ना। जैसे कि पहले शिवसेना और जो है बीजेपी का गठबंधन था महाराष्ट्र में, है कि नहीं। तो हमारा जो है दूसरा गलत होगा, ठीक। बोल रहा है ए कोलिशन गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बोल रहा है गठबंधन सरकार हमेशा एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करती है, और हमेशा काम करती है। जब कोई भी एक्सट्रीम हो, तो आप जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो, मतलब बहुत एक्सट्रीम हो, बोल रहा नहीं, होता ही होता है, ऐसे हमेशा होता है, तो आप सतर्क हो जाओ उसमें। देखो क्यों, देखो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न्यूनतम कार्यक्रम का मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि दो पार्टी है, एक है बीजेपी और एक मान लो कोई छोटा पार्टी है, गठबंधन बना दिया, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी बहुमत में था पहले भी, बस ये छोटा पार्टी ने ऊपर से सपोर्ट कर दिया, इसके सपोर्ट नहीं करने से फिर भी बीजेपी बहुमत में ही रहता। तो उस केस में क्या, जो भी बीजेपी बोलेगा, ये छोटा पार्टी बोलेगा हाँ सर, यस सर, हाँ सर, यस सर, लेकिन तो उसको मिनिमम प्रोग्राम कुछ होगा ही नहीं, बीजेपी सब अपने मन से करेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो ये जो पार्टी थी, इसी के सहयोग से अगर सरकार बना है, तब उसके बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम, जिस पे दोनों एग्री हो करेगा, ठीक है। तो जब ये कोई पार्टी बहुमत में अपने दम पे आती है, बिना किसी के गठबंधन के, तब कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता। और जब किसी के सपोर्ट से गठबंधन में आती है, तब मिनिमम प्रोग्राम होता है दोस्तों, समझ में आया। तो ये हमारा गलत होगा। तो कौन सा सही है दोस्तों, केवल 1, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 93, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अच्छे से। और विथ रेफरेंस टू द लॉ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला सरकार द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है वाइल फाइलिंग ए कोर्ट केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिफर टू एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है सरकार के खिलाफ अदालती मामला दर्ज करते समय केंद्र सरकार को भारत सरकार के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मतलब जब भी हम कोई मामला भारत सरकार के अगेंस्ट करते हैं, तो क्या हम वहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखते हैं क्या भारत सरकार, नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं वहाँ पे, यूनियन ऑफ इंडिया। समझ में आया, कहीं भी लिख लो केशवानंद भारती केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, है ना। कि हो तो होलहन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र नहीं है दोस्तों। तो पहला हमारा गलत होगा। हमें क्या पूछा है बताइए, तो हमें पूछा है कौन सा सही है, तो क्या पहला सही है, नहीं, तो ये ऑप्शन चला गया, है ना। बचा बी और सी, और इसमें देखिए दोनों में, इसका मतलब एक ऑप्शन को काटने के बाद 2 ऑप्शन कट गया ऑटोमेटिकली। एक फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने के बाद 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गया, और बी और सी में से हमें चुनना है, और बी और सी में देखिएगा तो बी 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 हमारा सही होगा। क्या कहता है 2, बोला ए लॉ सूट कैन बी फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। बोल रहा है कोई भी संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन अगर करता है सरकार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी, मान लो LNT है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम रोड बनाएंगे और आप हमको इतना रुपया देंगे। फ्यूचर में भारत सरकार बोलेगी नहीं हम पैसा नहीं देंगे तुमको, तो कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ दिया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के कारण LNT जो है जाके भारत सरकार के विरोध में यूनियन ऑफ इंडिया केस कर सकता है दोस्तों, ठीक। तो ये हमारा सही लग रहा है ना। उसके बाद बोल रहा है अगला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी सूड फॉर सिविल रॉन्ग्स
कमिटेड बाय इट्स ऑफिशियल्स वाइल परफॉर्मिंग द नॉन सॉवरेन फंक्शन। बोल रहा है कि अगर गैर संप्रभु कार्यों को करते समय अपने अधिकारियों द्वारा की गई नागरिक गलतियों के लिए भारत में सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला उसके क्या बोल रहा है कि अगर कोई आदमी, ठीक है, अपना कोई अधिकारी अपना क्या नहीं कर रहा है, गैर संप्रभु कार्य को नहीं कर रहा है, तो अगर उसके अगेंस्ट हम अगर कार्रवाई करना चाहेंगे दोस्तों, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। ठीक है, उसको सू कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सही होगा, सू मतलब मुकदमा चलाना। ठीक है, आंसर क्या होगा 2 और 3। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पढ़ पढ़ के हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन इंडिया। मतलब भारत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ की निम्नलिखित में कौन सी भूमिकाएं और कर्तव्य होती है। दोस्तों सीओ आप समझते हैं कौन होता है। जब भी मान लीजिए झारखंड में किसी राज्य में इलेक्शन करवाना, मान लीजिए झारखंड, तो उस समय वहाँ का जो एक अधिकारी होगा जो सबसे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होगा दोस्तों, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयुक्त, उसको क्या है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उसको बना देता है, ताकि वो उस राज्य में पूरा भी जितना इलेक्शन हो वो उसका सब देखरेख करे। ठीक है, तो पहला स्टेट उसी के लिए पहला कथन है, वह हर जिले में चुनाव बूथों पर व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। वो देखता है कि जो इतना भी पोलिंग बूथ है हर जिले में वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, एकदम सही कथन। ठीक, उसके बाद ही रिव्यूज़ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। सही बात है, इलेक्शन के समय कानून व्यवस्था सही से होना चाहिए, ये भी उसका दायित्व है। ही एलोकेट्स सिम्बल्स टू द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। बोल रहे जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, वो उसको सिंबल देता है। सही बात है ना। सिंबल देखिए, ऐसे सिंबल कौन देगा, ऐसे सिंबल देने का किसका पावर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको उस समय जब इलेक्शन हो उसको ऑफिसर बना दिया है ना, बना दिया है ना। ठीक है, तो उसका दायित्व है। लेकिन क्या उसका दायित्व इलेक्शन में जो सिंबल है चुनाव चिन्ह देना है, नहीं दोस्तों, वो कौन देता है, वो देता है रिटर्निंग ऑफिसर। समझ में आ रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए पूरे राज्य में एक ऑफिसर होता है जो इलेक्शन को देखता है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। फिर राज्य में बहुत सारा क्षेत्र बने हैं ना, चुनाव क्षेत्र बने हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पे इलेक्शन को देख रेख करना है, तो वहाँ चुनाव चिन्ह देना है। तो वो चुनाव चिन्ह देने का काम कौन है, डीएम को है। और डीएम जब इलेक्शन होता है तो डीएम को बोलते हैं हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर। तो पूरे राज्य में एक होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी। और हर जिले में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो क्षेत्र होता है, चुनाव क्षेत्र, उसमें जो होता है निर्वाचन जो क्षेत्र होता है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर होता है दोस्तों। उसी का काम है कि कैंडिडेट को जो है सिंबल देना, और उसी का काम है कि जितना भी नॉमिनेशन पेपर है, जो भी चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार, उसके नामांकन पत्र को जांच करना। तभी आप देखे होगा न्यूज़ में भी कि मोदी जाते हैं तो वहाँ डीएम बैठा होता है, फिर उससे जो है उसके सामने खड़े होते हैं। ये वाला फोटो वायरल हुआ था, और यहाँ पर उनका नामांकन पत्र जो है चेक करता है, ये है ना। तो वो कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं करता है, कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो हमारा जो है चौथा गलत होगा, और ये भी गलत होगा क्योंकि सिंबल वो नहीं देता है, कौन देता है, डीएम देता है, रिटर्निंग ऑफिसर देता है दोस्तों। तो हमारा जो 3 और 4 गलत है। ठीक, तो जैसे ही 1 तो सही था और 3 और 4 गलत था, तो 3 4 गलत हुआ तो ये भी गया, और 4 गलत हुआ तो ये भी गया। आंसर क्या बचा, केवल एक। बात समझ में आया। तो 95 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, सॉरी 94 का आंसर क्या होगा, 1 और 2। क्वेश्चन 95 देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कस्टमरी लॉ मतलब जो प्रथा से रिलेटेड है, और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी है। ठीक है, बोला इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल प्रैक्टिसेस दैट आर एक्सेप्टेड एज लॉ इन वेरियस कंट्री। बोला अलग अलग देश में जो भी अलग अलग कानून है दोस्तों, प्रथा है, उसके आधार पे ये अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून उससे स्वीकार किया जाता है। एकदम सही बात है ना, नाम ही है इंटरनेशनल, और अलग अलग देश जो करते होंगे उसी के आधार पे, तो एकदम सही बात है। फिर अगला बोल रहा है कथन दूसरा, बोला दिस लॉ आर नॉट बाइंडिंग लीगल रूल्स एज दे आर नॉट सपोर्टेड थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रेडी। बोल रहा है ये बाइंडिंग नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाइंडिंग है, इसके लिए वो नियम बना देता है। जैसे कुछ कानून हमारे लिए बाइंडिंग है। क्या बाइंडिंग है, जैसे हम लोग जो है कोई भी बाहर से अगर कोई आता है, गेस्ट आता है ना, कोई जैसे कि कोई यूएन से आ गया, तो उसको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। वो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अतिथि देवो भव, है ना। तो हर देश का अपना जो गेस्ट को है उसको रिक्वेस्ट करना, तो ये हमारे लिए एक बाइंडिंग रूल है। समझ में आया। तो बाइंडिंग नेचर होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप तोड़ सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हमारा
दूसरा गलत। जैसे ही दूसरा गलत हुआ ये ऑप्शन चला गया। अब पहला सही है तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचा, ए और बी। ठीक है, कौन सा सही है पूछा है, तो इन दोनों में हमको चेक करना है, क्योंकि इन दोनों में एक है और इन दोनों में 2 नहीं है, तो 2 वाला तो गलत हो गया। ठीक है, बोला इंडियन जुडिशियल एंड लीगल सिस्टम हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ लॉ। अगर दोस्तों मैंने बता दिया पहले बाइंडिंग है, सब उसको मानते हैं, तो भारत का कानून अनोखा है क्या? और वैसे भी इंडिया कानून जो है ओवरऑल सबको सपोर्ट करता है ना, तो वैलिडिटी ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये गलत होगा, रिकॉग्नाइज करता है दोस्तों। है आंसर क्या होगा? केवल एक। समझ में आ रहा है? तो 95 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर आगे दल बदल कानून उसके बारे में बोल रहा है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ व्हेन ही और सी वॉलंटरी गिव्स ऑफ द मेंबरशिप ऑफ हिज और पार्टी। बोल रहा है राज्यसभा के उपसभापति दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं होता जब अपने स्वेच्छा से अपनी पार्टी को सदस्यता छोड़ देता है। कहने का मतलब कि कोई भी आदमी मान लो कोई भी पार्टी का है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, उपराष्ट्रपति, और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है, ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा में एक और व्यक्ति होता है जो उसका उपसभापति होता है। तो कोई उपसभापति मान लो कोई बीजेपी की पार्टी का है, ठीक है, या कांग्रेस का है, वो अगर बन जाता है दोस्तों क्या उपसभापति, अभी संविधान में अभी जो है राज्यसभा के का परंपरा ये रहा है कि जो भी सभापति जिस पार्टी का होगा उपसभापति वो पार्टी का नहीं होगा, मतलब अपोजिशन से होगा। ठीक है, ये बना हुआ है। तो मान लीजिए उपसभापति बीजेपी कांग्रेस का है और वो एक बार चुनने के बाद जो है छोड़ देता है, कांग्रेस पार्टी त्याग पत्र दे देता है, तो उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये ठीक बात है। ठीक है, फिर बोल रहा है ए डिफेक्शन बाय एटलीस्ट 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज कंसिडर्ड एज ए मर्जर। बोल रहा है कि अगर कोई भी दल से 1/3 सदस्य निकल के दूसरे पार्टी में चले आते हैं तो उसको दल बदल का विलय माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए को बहुत सारे व्यक्ति छोड़ के चले आते हैं, मान लो कोई पार्टी है उसके 2/3 सदस्य छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे, 2/3 याद रखिएगा, 1/3 नहीं 2/3, तब उसको माना जाएगा मर्जर, दल बदल का वो विरोध नहीं होगा। ठीक है, विलय माना जाएगा। तो ये हमारा गलत है, 1/3 नहीं है 2/3 है, मतलब दूसरा सही गलत है, तो ये हमारा चला गया। अब पहला सही है तो ये ऑप्शन बचा, ये भी तीसरा भी चला गया। अब तीसरा देखते हैं, एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग बाय मेंबर ऑफ द हाउस एट अगेंस्ट द डायरेक्टिव्स ऑफ हिज पार्टी कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिफेक्शन। बोल रहा है कोई आदमी अगर जो उसका मालिक मतलब जो भी पार्टी का बॉस है वो कुछ बोला वोटिंग करने के लिए और उसके डायरेक्शन को अगर आदेश को नहीं मानता है फलाना आदमी, उसका पार्टी का आदमी, तो उसको माना जाएगा कि ये जो है दल बदल कानून का विरोध, दल बदल कानून के अंदर में आएगा, मतलब वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा सही होगा दोस्तों। तो क्या है मेरा सही है? 1 और 3 दोनों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या 96 था, है ना, 96 था ना, चलिए 97 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट गवर्नेंस इन इंडिया। बोल रहा है भारत में शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में हमें विचार करना है। ठीक है, बोल रहा प्रगति स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। बोल रहा प्रगति स्कीम का काम भारत में सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण करना है। देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे मोदी बैठे होते हैं और बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है। ठीक है, उस स्क्रीन में ये डीएम से डायरेक्ट बात करते हैं और देखते हैं यार स्कीम सही से लागू हो रहा है कि नहीं, पॉलिसी सही से लागू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो जो स्कीम के अंडर आता है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रगति स्कीम। मतलब ये क्या है कि कार्य का क्या गति रहा उसको हम लोग देख रेख करना है। तो इसका पर्पस क्या है पता है? इसका पर्पस है कि जो भी सरकारी योजना है उसका सुधार करना। तो देखिए इसमें 3 चीज़ का नाम दिया है, एक प्रगति का नाम दिया गया है, एक दिया है कॉमन सर्विस सेंटर और एक है मिशन कर्मयोगी। मैंने क्या बताया, जब इस टाइप का कथन हो जिसमें 2-3 चीज़ दिया हो तो यूपीएससी मिक्स कर देता है। देखिए प्रगति स्कीम का इधर लिख दिया कि सरकारी योजनाओं का निगरानी करना है, इंप्रूविंग द मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब मिशन कर्मयोगी ये होगा, फिर दोस्तों होगा ना, या फिर ये हो सकता है। तो मिशन कर्मयोगी क्या है? सिविल सर्वेंट को क्षमता निर्माण करना, अभी लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो मतलब मेरा पहला और तीसरा गलत है और कॉमन सर्विस सेंटर वाला सही है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर जो सामान्य सेवा केंद्र होता है दोस्तों, उसमें जो ग्रामीण और दूरस्थ एरिया में होता है उसमें निजी और दोनों पब्लिक मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार का ये सेवा देता है दोस्तों। तो ये हमारा सही है और ये दोनों गलत है। मैंने बता दिया एक्सचेंज कर देता है यूपीएससी। ठीक है, इंटरचेंज कर देता है। कौन सा सही है दोस्तों? केवल 2। बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंडीशंस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ए पार्टी एज ए नेशनल पार्टी। मैंने बता दिया 6-4-4-2-3-4, 6% वोट, 4% 4 सीट और 4 से अधिक राज्य। पहला कंडीशन ये है, ये नहीं हो तो ये वाला कंडीशन हो 2% सीट
और 3 राज्यों में, और या तो 4 राज्यों में स्टेट पार्टी। तो ये कहीं दिया हुआ है क्या? देखिए तो अगर कोई पार्टी सिक्योर्स 4% वैलिड वोट्स इन 3 स्टेट्स इन द लोकसभा, ठीक है, और तो देखिए क्या 6% वोट था नहीं था, 6% 4% वोट थे नहीं था, कितना था 6% वोट था, और ये 2% क्या है सीट है। तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 4 और 3, कहीं है 4 और 3 नहीं है। उसके भी तो मतलब पहला गलत हो गया, ख़त्म हो गया, आपका आंसर मिल गया। देखिए कितना आसान है। और इफ द पार्टी विंस 3% सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना 3% उसको विधानसभा में सीट मिलेगा, और तब उसको कौन सा पार्टी बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे राज्य पार्टी, राज्य दल बोलेंगे, ना कि नेशनल पार्टी, राष्ट्र पार्टी नहीं बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि अगर इफ द पार्टी विंस 2% सीट इन द लोकसभा, तो वही तो है 2-3 2% सीट मैंने बताया, और 3 राज्य से फ्रॉम 3 स्टेट, सही है, ये हमारा सही होगा, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो याद करोगे 6-4-4 2-3-4, तो 6-4 मतलब 6% वोट, 4 से अधिक राज्य, 4 या 4 से अधिक राज्य और 4 सीट। दूसरा कंडीशन है ये नहीं हो तो ये पूरा हो, 2% सीट 3 राज्य या 4 राज्यों में स्टेट पार्टी, ठीक है, तब होगा। चलिए तो हमारा ये होगा दोस्तों सिर्फ 3, तो 98 का आंसर होगा आपका बी। 99 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। बोल रहा है मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने दोस्तों कल आपको सिटीजन चार्टर के बारे में बताया था कि सिटीजन चार्टर होता क्या है, ठीक है। क्या होता है सिटीजन चार्टर? अब कोई भी सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे एक बोर्ड होगा, बोर्ड पे लिखा होगा कि कौन कौन सा सेवा हम दे रहे हैं और सेवा का क्या रेट है, कितने दिन में देंगे, और नहीं देंगे तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, और इस सेवा का लाभ उठाने के लिए क्या क्या आपका योग्यता एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और तो ये लिखा हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो है कानून के द्वारा बाध्यकारी नहीं है कि हर राज्य में सिटीजन चार्टर या हर डिपार्टमेंट हर विभाग बनाएगा, ये वैरी होता है, कहीं कहीं किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, ठीक है। बोल रहा है इट हैज़ बीन रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बोल रहा है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय करती है। देखिए दोस्तों क्या है, पंचायत के लिए, तो पंचायत के लिए कौन करेगी बताइए? पंचायत मिनिस्टर करेगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना, तो पंचायती वाला करेगा। ये रूरल डेवलपमेंट क्या करने आएगा दोस्तों? बात समझ में आ रहा है? तो पहला गलत है, ठीक है। चलिए तो और वैसे मैंने बताया था जब कोई नया चीज़ पहल हो तो मिनिस्ट्री वाला जनरली गलत होता है, कौन किया है वो गलत होता है। अगर पता है तो सही मारिए, और नहीं तो फिर गलत हो उसको मार सकते हैं। मेरा पहला गलत है, तो पहला गलत है तो आपका आंसर मिल गया। देखिए 2 और 3, क्योंकि देखें ये होता है आपका क्वेश्चन सही करने का तरीका, कि जैसे ही आपको मिला देख लो कि सही पूछा या गलत पूछा है, एक ऑप्शन निकालो, हटा लो, एक कथन निकालो, फिर देखो कौन सा जो है आपका कुछ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, फिर आगे पढ़िए। तो आंसर मिल गया आपका 2 और 3। फिर भी पढ़ेंगे हम। बोला इट एम्स टू अलाइन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सही बात है, जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक करेंगे। अच्छी बात बोल रहा है। सिटीजन चार्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेवा दे रहे हैं उसको लिंक कर देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 1 से 17 तक है, जिसमें गरीबी को दूर करना है, भूखमरी को दूर करना है, सबको स्वास्थ्य देना है, शिक्षा देना है, वो सब है ना। तो ये सही है। तीसरा क्या है, अंडर दिस फ्रेमवर्क ड्राफ्ट ऑफ सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत नीड्स द अप्रूवल ऑफ रिस्पेक्टिव ग्राम सभा। बोल अगर इस पहल के तहत अगर सिटीजन चार्टर बन रहा है तो उसको ग्राम सभा से अनुमोदन की आवश्यकता है। सही बात है, तभी तो ग्राम सभा का रोल होगा ना, तभी तो बोले हैं पंचायत। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 2 और 3। 99 का क्या होगा 2 और 3, जो आपका आंसर है बी। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे दोस्तों। ये आपका लेक्चर 100 जो 500 क्वेश्चन है, ये आपका कल और या परसों 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या हो सके एक दिन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन करवा दूंगा मैं। ये सप्ताह के अंत तक आपका जो है पॉलिटी और मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हैदराबाद डिक्लेरेशन। तो हैदराबाद घोषणा के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है, ठीक है। पहला क्या है, द डिक्लेरेशन प्लेजेज फॉर एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सर्विस। जब भी दोस्तों इस तरह का कथन होना, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ यही करेगा और कोई करेगा ही नहीं, सिर्फ इसी के लिए, तब आप मान के चलो वो 100% गलत होगा। क्या बोल रहा है कि द घोषणा जो है डिजिटल सेवाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से विशेष वित्तीय सहायता, मतलब एक्सक्लूसिव मतलब इसके अलावा और कहीं से नहीं, वित्तीय सहायता देने के वचनबद्ध है, ठीक है। तो ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये दिखा रहा है कि नहीं मतलब कितना डेडिकेटेड के साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसे बोला कि हाँ हम पैसा देंगे लेकिन सिर्फ सरकार ही देगा और कोई देगा ही नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए आगे।
बोला द डिक्लेरेशन एम्स एट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्टेट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पोर्टल्स विथ सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बोला घोषणा का उद्देश्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ साथ सभी राज्य जिला सार्वजनिक पोर्टलों को एकीकरण करना है। सही बात है, तभी तो हम बढ़िया सर्विस दे पाएंगे ना। और ठीक है ना, तो जितने भी पोर्टल हैं पब्लिक सर्विस का उसको जोड़ देंगे ताकि लोगों का जो भी शिकायत उसका निवारण हो पाए। अब इसको ऑल के अनुसार आप एलिमिनेट मत कर देना। ये अच्छा बात बोल रहा है भैया कि सभी चीज़ को जोड़ दो, चाहे वो राज्य का है चाहे जिला का है, ताकि एक पोर्टल पे आ जाए। अभी जिसको शिकायत होगा वो सीपी ग्राम, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीपी ग्राम। तो कोई भी कंप्लेन आपको करना है भारत सरकार के एजेंसी के अगेंस्ट या फिर कोई भी विभाग के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आप जाके जो है कंप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए सरकार जो हैदराबाद डिक्लेरेशन में किया कि जो हम सेंटर पे कर रहे हैं क्यों ना वो राज्य भी क्यों ना अपनाएं। ठीक है, तो वही हैदराबाद डिक्लेरेशन में ऐसा बोलने का सपना रखा गया, एम्स रखा गया। ठीक है, तो ये हमारा सही है दोस्तों। कौन सा सही है बोला है? ठीक है, केवल 2, पहला गलत है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज के लेक्चर में जो है हम लोग, आज हमारा कौन सा लेक्चर था, पार्ट 4 था। ठीक है, इसमें हम लोग जो है 100 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग करेंगे और जो है 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ इसको जो है अपना प्यार दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है मैं आपको ख़राब नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। तो आपको आपका ही फ़र्ज़ है दोस्तों, दायित्व है कि मेरे प्रति भी जो है आप प्यार दिखाइए, समर्थन दिखाइए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों। हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।